नमस्ते। आज हम कुछ बेहद दिलचस्प स्रोतों में गोता लगा रहे हैं। हमारी नजर होगी चीन के थोरियम रिएक्टर जैसी नई ऊर्जा तकनीक पर और देखेंगे कि भाई भारत इस क्षेत्र में कहाँ खड़ा है। साथ ही हम इसरो के भारी भरकम रॉकेट और उसके जरिए भेजे गए रक्षा उपग्रह के सामरिक महत्व को भी समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। इसके अलावा हम भूस्थानिक तकनीक यानी जियोस्पेशल टेक्नोलॉजी की भी बात करेंगे कि कैसे ये हमारे शहरों से लेकर आपदा प्रबंधन तक सब कुछ बदल सकती है। और हाँ, भगदड़ जैसी दुखद घटनाओं के पीछे के कारणों और उनसे बचाव के उपायों पर भी एक नजर डालेंगे, जो काफी जरूरी है। सही कहा। और अंत में कॉरपोरेट जगत और कानून के कुछ पेचीदा मामलों से लेकर देश में लग रही नई सेमीकंडक्टर इकाइयों और इतिहास के एक जरूरी आदिवासी नायक तक कुछ चुनिंदा खबरों से जुड़े अहम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इन स्रोतों से काम की बातें निकालते हैं। प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष। शुरुआत करते ऊर्जा क्षेत्र की एक बड़ी खबर से। चीन ने अपने थोरियम मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर यानी TMSR में पहली बार थोरियम को यूरेनियम ईंधन में सफलतापूर्वक बदल लिया है और सुना है ये दुनिया का अकेला चलता हुआ मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर भी है। ये सुनने में तो काफी क्रांतिकारी लगता है। हाँ, ये वाकई एक महत्वपूर्ण कदम है। देखिए, TMSR जो है ये चौथी पीढ़ी का परमाणु ऊर्जा सिस्टम है। इसमें पिघले हुए नमक मोल्टन सॉल्ट को कूलेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। पिघला हुआ नमक? जी हाँ। इसका बड़ा फायदा ये है कि ये बहुत ज्यादा तापमान पर काम कर सकता है और इसे ठंडा करने के लिए पानी की जरूरत नहीं पड़ती। ये एक और खास बात है कि ये वायुमंडलीय दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ही काम करता है, जो इसे पारंपरिक रिएक्टर से काफी अलग बनाता है। पानी की जरूरत नहीं, ये तो उन जगहों के लिए बहुत अहम हो सकता है जहां पानी की कमी है। बिल्कुल जी। लेकिन इसकी सुरक्षा को लेकर क्या दावे हैं? सुना है पैसिव सेफ्टी इसकी खासियत है। ये क्या होता है? पैसिव सेफ्टी का मतलब सुरक्षा प्रणाली की काम करने की क्षमता, जो बिना किसी मानवीय प्रयास के काम कर पाए। बिल्कुल सही। पैसिव सेफ्टी का मतलब है कि अगर रिएक्टर किसी वजह से ज्यादा गर्म होता है तो किसी बाहरी मदद या सिस्टम के बिना ही ऑटोमेटिकली सुरक्षा तंत्र काम करने लगता है। इसमें नमक का एक खास प्लग होता है, वो पिघल जाता है और चेन रिएक्शन अपने आप रुक जाती है। अच्छा, अपने आप ही? हाँ। इसके अलावा ये पारंपरिक प्लूटोनियम आधारित ईंधन के मुकाबले ऐसा रेडियो एक्टिव कचरा पैदा करता है जो कम समय तक खतरनाक रहता है, जिन्हें लॉन्ग लिव्ड एक्टिनाइड्स कहते हैं। उनकी मात्रा इसमें कम होती है, तो ये भी एक बड़ा प्लस पॉइंट है। थोरियम ईंधन की बात करें तो ये यूरेनियम से कितना अलग है और क्यों इस पे इतना ध्यान दिया जा रहा है आजकल? देखिए, थोरियम यानी TH232 ये खुद विखंडनीय नहीं है। इसे पहले रिएक्टर में न्यूट्रॉन द्वारा यूरेनियम 233 में बदलना पड़ता है। U233 फिर ऊर्जा पैदा करता है। खास बात यह है कि थोरियम प्रकृति में यूरेनियम से करीब 3 गुना ज्यादा पाया जाता है। 3 गुना ज्यादा? और अगर ये इतना ज्यादा है और भारत के पास तो कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा भंडार है केरल, उड़ीसा की मोनाजाइट रेत में और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसी जगहों पर भी, तो हम इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? क्या इसमें कोई चुनौती है? हाँ, चुनौती है, बिल्कुल है। पहला तो ये कि मोनाजाइट रेत से थोरियम निकालना वो थोड़ा महंगा और तकनीकी रूप से जटिल है। अच्छा। दूसरा, थोरियम आधारित जो पूरा ईंधन चक्र है उसे पूरी तरह विकसित करने में समय लगता है। हालांकि भारत के परमाणु कार्यक्रम का जो तीसरा चरण है वो इसी पर केंद्रित है। बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क ने एडवांस्ड हेवी वाटर रिएक्टर AHWR विकसित किया है, जो थोरियम का इस्तेमाल करेगा। और भारत इंडियन मोल्टन सॉल्ट ब्रीडर रिएक्टर IMSBR पर भी काम कर रहा है। तो कोशिशें जारी हैं। चीन की ये जो सफलता है ये निश्चित रूप से इस क्षेत्र में वैश्विक दौड़ को और तेज करेगी। यानी भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा के लिए ये बेहद जरूरी है, लेकिन राह थोड़ी मुश्किल है। चलिए अब अंतरिक्ष की ओर चलते हैं। ISRO ने हाल ही में अपने सबसे भारी रॉकेट LVM-3 से GSAT-7R सैटेलाइट लॉन्च किया है श्रीहरिकोटा से। LVM-3, इसके बारे में कुछ खास बातें बताएं। LVM-3, हाँ, इसे लॉन्च व्हीकल मार्क 3 भी कहते हैं। ये भारत का बाहुबली रॉकेट है, सबसे भारी ऑपरेशनल रॉकेट। ये 3 स्टेज वाला है। पहली स्टेज में 2 बड़े सॉलिड बूस्टर लगे होते हैं। हाँ। दूसरी में लिक्विड फ्यूल इंजन और तीसरी जो सबसे अहम है वो है स्वदेशी CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। ये बेहद ठंडे ईंधन लिक्विड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर चलता है। इसकी क्षमता भारी संचार उपग्रहों को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट GTO तक ले जाने की है।
और भविष्य में जो हमारा मानव मिशन है गगनयान, उसके लिए भी यही इस्तेमाल होगा। अच्छा, गगनयान के लिए भी यही है। और ये जो सैटेलाइट गया है GSAT-7R, जिसका वजन करीब 4,400 किलोग्राम्स बताया जा रहा है, ये क्या काम करेगा? GSAT-7R, जिसे अब CMS-03 भी कहा जा रहा है, ये एक उन्नत रक्षा संचार उपग्रह है। इसे GTO में छोड़ा गया है, जैसा आपने बताया। वहां से ये अपनी ऑनबोर्ड मोटर इस्तेमाल करके पृथ्वी से लगभग 36,000 किलोमीटर ऊपर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में स्थापित होगा। जियो स्टेशनरी मतलब वहां पहुंचकर ये पृथ्वी के सापेक्ष एक जगह स्थिर नजर आएगा। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और रक्षा के लिहाज से इसका क्या महत्व है हमारी फोर्सेस के लिए? इसका मुख्य काम है हिंद महासागर क्षेत्र और भारतीय भूभाग पर सुरक्षित मल्टी बैंड संचार सेवाएं देना। ये खासतौर पर भारतीय नौसेना के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उनके जहाज़ों, पनडुब्बियों, विमानों और जो ज़मीनी कमांड सेंटर हैं, उनके बीच सुरक्षित और भरोसेमंद संपर्क स्थापित करने के लिए। इससे नौसेना की ब्लू वाटर क्षमता, यानी गहरे समुद्र में ऑपरेशन करने की ताकत बढ़ेगी। तो क्या इसे भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और बड़ा कदम माना जाए? मतलब हम खुद ही इतने भारी सैटेलाइट भेज पा रहे हैं। निश्चित तौर पर इतने भारी सैटेलाइट को अपने ही रॉकेट से अपने देश से लॉन्च कर पाना भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की आत्मनिर्भरता का बहुत बड़ा सबूत है। ये न सिर्फ हमारी संचार क्षमताओं को बढ़ाएगा, बल्कि नेविगेशन और टारगेटिंग में सटीकता लाकर हमारी सामरिक शक्ति को भी मजबूत करेगा। देखिए, आजकल युद्ध जो हैं वो नेटवर्क केंद्रित, मतलब नेटवर्क सेंट्रिक हो गए हैं, और इसमें सुरक्षित संचार रीढ़ की हड्डी की तरह है। सही कहा। इस GSAT सीरीज में और कौन से उपग्रह शामिल हैं? क्या ये पहला है? नहीं, ये पहला नहीं है। इस सीरीज में नौसेना के लिए 2013 से एक सैटेलाइट काम कर रहा है, GSAT-7, जिसे रुक्मिणी भी कहते हैं। अच्छा, रुक्मिणी। हाँ, और वायुसेना के लिए 2018 में GSAT-7A लॉन्च हुआ था, जिसे एंग्री बर्ड का निकनेम मिला था। एंग्री बर्ड, अच्छा जी। थल सेना के लिए GS-7B पर अभी काम चल रहा है, और एक और उन्नत सैटेलाइट GS-7C वो भी विकसित किया जा रहा है। तो ये पूरी सीरीज जो है, ये भारत की तीनों सेनाओं के बीच एक इंटीग्रेटेड और सिक्योर कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाने की दिशा में एक अहम कड़ी है। भूस्थानिक प्रौद्योगिकी और आपदा प्रबंधन। तकनीक की बात हो रही है तो एक और महत्वपूर्ण पहल है भारतीय सर्वेक्षण विभाग, सर्वे ऑफ इंडिया, SOI का राष्ट्रीय भूस्थानिक प्लेटफॉर्म, नेशनल जियोस्पेशियल प्लेटफॉर्म, NGP। सबसे पहले तो यही समझना होगा, ये भूस्थानिक डेटा या जियोस्पेशियल डेटा होता क्या है, बिल्कुल आसान शब्दों में। हाँ, जरूर। भूस्थानिक डेटा या जियोस्पेशियल डेटा का मतलब है पृथ्वी की सतह पर किसी खास जगह से जुड़ी जानकारी, लोकेशन बेस्ड इंफॉर्मेशन, जिसमें समय का पहलू भी शामिल हो सकता है। यानी कोई चीज कहाँ है, लोकेशन, और वो समय के साथ कैसे बदल रही है या उसकी क्या विशेषता है। जैसे कि नक्शे, सैटेलाइट इमेज, किसी इलाके की ऊंचाई या ढलान की जानकारी, मिट्टी की जानकारी, सड़कों का नेटवर्क, नदियों का बहाव, ये सब भूस्थानिक डेटा के उदाहरण हैं। और भारतीय सर्वेक्षण विभाग SOI जो है, वो इस तरह के डेटा को बनाने और मैनेज करने वाली हमारी मुख्य सरकारी एजेंसी है। अच्छा, तो फिर इस राष्ट्रीय भूस्थानिक प्लेटफॉर्म NGP का मकसद क्या है? इसे क्यों बनाया जा रहा है? इसका मुख्य मकसद है देश भर में जो अलग-अलग स्रोतों से भूस्थानिक डेटा उपलब्ध है, उसे एक जगह लाना, उन्हें स्टैंडर्डाइज करना, मतलब एक समान फॉर्मेट में ढालना ताकि वो आपस में कंपैटिबल हो, और फिर उन्हें आसानी से साझा करने लायक बनाना। ये एक ऐसा सिस्टम होगा जो वेब सेवाओं, APIs यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस और मोबाइल ऐप्स के जरिए सटीक और भरोसेमंद लोकेशन आधारित डेटा तक सबकी पहुंच आसान करेगा। सबकी मतलब सरकार, प्राइवेट कंपनी, आम लोग? जी हाँ, सरकारी विभाग हों, प्राइवेट कंपनियां हों, रिसर्चर्स हों या आम नागरिक, ये राष्ट्रीय भूस्थानिक नीति 2022 को लागू करने का एक बहुत बड़ा जरिया है। राष्ट्रीय भूस्थानिक नीति 2022, इसके बारे में थोड़ा और बताएं। ये नीति क्या कहती है? ये नीति भारत में भूस्थानिक इकोसिस्टम को, मतलब इस पूरे क्षेत्र को मजबूत करने के लिए एक रोड मैप देती है। इसका लक्ष्य है भारत को इस फील्ड में एक ग्लोबल लीडर बनाना। इसके तहत एक राष्ट्रीय स्तर की समिति बनाने की बात है, GDPDC, जियोस्पेशियल डेटा प्रमोशन एंड डेवलपमेंट कमेटी, जो इस पूरे काम को देखेगी, गाइड करेगी। इसी नीति के तहत ऑपरेशन द्रोणगिरी जैसी पहल भी है, जो ड्रोन और दूसरी तकनीकों का इस्तेमाल करके भूस्थानिक डेटा के प्रैक्टिकल उपयोग को दिखाएगी, डेमोन्स्ट्रेट करेगी। ये तो काफी महत्वाकांक्षी लगता है।
इसका असल दुनिया में इस्तेमाल कहाँ-कहाँ दिखने को मिलेगा? मतलब आम लोगों या इंडस्ट्री को क्या फायदा होगा? फायदे बहुत सारे क्षेत्रों में है। जैसे कृषि में ये प्रिसिजन फार्मिंग में मदद करेगा। प्रिसिजन फार्मिंग। हाँ, यानी खेत के किस हिस्से में कितना बीज डालना है, कहाँ कितना खाद या पानी देना है, इसका सटीक अंदाजा लगाने में, मिट्टी की सेहत का नक्शा बनाने में, सिंचाई को बेहतर प्लान करने में, लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट में, ये पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान जैसे जो बड़े कार्यक्रम है, उनके लिए रीढ़ की हड्डी का काम करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग बहुत बेहतर हो जाएगी। अच्छा, शहरी नियोजन में देखिए, शहरों के हाई रेजोल्यूशन 3D मॉडल या डिजिटल ट्विन बनाने में मदद मिलेगी। डिजिटल ट्विन मतलब शहर का डिजिटल रेप्लिका। बिल्कुल, जिससे प्लानिंग और मैनेजमेंट जैसे ट्रैफिक मैनेजमेंट या यूटिलिटी मैनेजमेंट बहुत बेहतर हो सकेगा। अमृत मिशन के तहत जो GIS आधारित मास्टर प्लान बन रहे हैं, उसमें भी इसका सीधा उपयोग है। और पर्यावरण या आपदा प्रबंधन में इसका क्या रोल होगा? हाँ, पर्यावरण की निगरानी बेहतर होगी, जैसे जंगल कहाँ कम हो रहे हैं या वेटलैंड्स पर क्या असर पड़ रहा है, प्रदूषण कहाँ बढ़ रहा है, ये सब ट्रैक करना आसान होगा। और आपदा प्रबंधन में तो ये बहुत ही क्रिटिकल है। कैसे? देखिए, बाढ़ या भूकंप जैसी आपदाओं से पहले तैयारी करने में, जैसे ये पता लगाना कि कौन से इलाके ज्यादा रिस्क पर हैं, आपदा के दौरान राहत और बचाव कार्यों को कोऑर्डिनेट करने में कि कहाँ मदद पहुंचानी है, कौन से रास्ते खुले हैं, और आपदा के बाद नुकसान का सही आकलन करने में। सटीक नक्शे और रियल टाइम जानकारी यहाँ सचमुच जान बचा सकती है। आपने आपदा प्रबंधन का जिक्र किया और हाल ही में आंध्र प्रदेश के वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में भगदड़ की दुखद खबर आई। ऐसी घटनाएं भारत में खासकर धार्मिक स्थलों पर बार-बार क्यों हो रही हैं? इसके पीछे क्या कारण दिखते हैं? हाँ, ये वाकई बहुत चिंता का विषय है। भगदड़ देखिए तब होती है जब किसी सीमित जगह पर क्षमता से ज्यादा भीड़ जमा हो जाए और फिर किसी असली या कई बार अफवाह वाले खतरे के कारण लोग अचानक डरकर भागने लगे। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA इसे मानव जनित आपदा मतलब मैन मेड डिजास्टर मानता है। भारत में इसके कई कारण एक साथ काम करते नजर आते हैं। पहला और शायद सबसे अहम, जवाबदेही की कमी। अक्सर आयोजक और प्रशासन दोनों ही क्षमता से ज्यादा लोगों को आने देते हैं और नियमों का ठीक से पालन नहीं होता। दूसरा, कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर। प्रवेश और निकास के रास्ते संकरे होना, बैरिकेडिंग का सही इंतजाम न होना या आयोजन स्थल की प्लानिंग ही खराब होना। तीसरा, अलग अलग एजेंसियों में तालमेल की कमी, मतलब स्थानीय प्रशासन, पुलिस, मंदिर प्रबंधन या आयोजक, इनके बीच सही कोऑर्डिनेशन नहीं होता। अच्छा। चौथा, तकनीक का सीमित उपयोग। हालांकि CCTV या ड्रोन्स का इस्तेमाल अब बढ़ा है, पर रियल टाइम में भीड़ के घनत्व को मापने और उसे सक्रिय रूप से नियंत्रित करने वाले एडवांस सिस्टम का इस्तेमाल अभी भी कम है। और भी कारण हैं, जैसे बढ़ती आबादी और धार्मिक यात्राओं में वृद्धि, कई बार अफवाहें फैल जाती हैं, सुरक्षा कर्मियों की अपर्याप्त ट्रेनिंग, और अगर घटना हो जाए तो राहत और बचाव कार्यों में देरी। ये सब मिलकर स्थिति को बिगाड़ देते हैं। ये तो काफी गंभीर मुद्दे हैं। इनसे बचने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? क्या NDMA के कुछ दिशा निर्देश हैं इस बारे में? हाँ, NDMA ने काफी विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं। मुख्य जोर कुछ बातों पर है। पहला है प्लानिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब आयोजन स्थल का पहले से अच्छी तरह मूल्यांकन करना, उसकी क्षमता तय करना, चौड़े और साफ तौर पर चिन्हित प्रवेश और निकास द्वार बनाना, मजबूत बैरिकेडिंग करना। ठीक है। दूसरा है भीड़ प्रबंधन और निगरानी। रियल टाइम मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है, CCTV, ड्रोन वगैरह से। भीड़ के घनत्व पर लगातार नजर रखना, प्रवेश पर नियंत्रण रखना, जैसे शायद ऑनलाइन पंजीकरण या पास सिस्टम से, लोगों को कतारों में चलाना। तीसरा है समन्वय और जवाबदेही। सभी एजेंसियां, पुलिस, प्रशासन, आयोजक, स्वास्थ्य सेवाएं, फायर ब्रिगेड, इनके बीच एक स्पष्ट कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन प्लान होना चाहिए। और सबसे जरूरी, नियमों का उल्लंघन होने पर सख्त कार्रवाई हो और जवाबदेही तय हो। जवाबदेही। बिल्कुल। और चौथा है जागरूकता और तैयारी। लोगों को आपात स्थिति के बारे में पहले से बताना, स्वयं सेवकों को प्रशिक्षित करना और चिकित्सा व अग्नि सुरक्षा की पूरी तैयारी रखना। यानी सिर्फ घटना के बाद रिएक्ट करने की बजाय प्रोएक्टिव होकर पहले से योजना और रोकथाम पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल सही कहा आपने। तकनीक का बेहतर इस्तेमाल, नियमों का सख्ती से पालन और सभी एजेंसियों का मिलकर काम करना ही ऐसी त्रासदियों को रोकने में मदद कर सकता है। विविध सुर्खियां। चलिए अब कुछ और अहम सुर्खियों पर नजर डालते हैं।
जहां से कुछ दिलचस्प बातें निकलती हैं। पहला मामला कानून से जुड़ा है। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण NCLAT ने कहा है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI को पेटेंट से जुड़े विवादों की जांच का अधिकार नहीं है। ये थोड़ा समझने लायक है, क्योंकि पेटेंट तो इनोवेशन से जुड़ा है और CCI प्रतिस्पर्धा से, तो ये टकराव क्यों? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण फैसला है जो दो अलग-अलग कानूनों के अधिकार क्षेत्र को लेकर है। देखिए, पेटेंट अधिनियम 1970 जो है वो आविष्कारकों को उनके इनोवेशन पर एक निश्चित समय के लिए एकाधिकार मतलब मोनोपोली देता है, ताकि रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा मिले। सही। वहीं प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 का उद्देश्य बाजार में गलत तरीके से प्रतिस्पर्धा को खत्म करने वाली गतिविधियों यानी एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस को रोकना है, ताकि उपभोक्ताओं का हित सुरक्षित रहे। NCLAT का इस मामले में कहना है कि जब विवाद सीधे तौर पर पेटेंट के अधिकारों के इस्तेमाल या उल्लंघन से जुड़ा हो, तो उस पर फैसला करने का पहला अधिकार पेटेंट अधिनियम के तहत बनी निकायों का है, न कि CCI का, यानी पेटेंट एक्ट को प्राथमिकता दी गई है। अच्छा। NCLAT खुद कंपनी अधिनियम 2013 के तहत बना है और ये NCLT, IBBI और CCI जैसे निकायों के फैसलों के खिलाफ अपील सुनने वाली अथॉरिटी है। इस फैसले का असर टेक्नोलॉजी और फार्मा जैसी इंडस्ट्रीज पर पड़ सकता है, जहाँ पेटेंट बहुत मायने रखते हैं। ये एक तरह से इनोवेशन और कंपटीशन के बीच संतुलन बनाने की कोशिश है। इनोवेशन को बचाने और बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के बीच एक संतुलन दिलचस्प है। अगली खबर भारत के मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के लिए काफी अहम लगती है। ओडिशा में भारत की पहली एंड-टू-एंड सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर निर्माण इकाई की नींव रखी गई है। इस सिलिकॉन कार्बाइड SiC क्या चीज है और ये इतना जरूरी क्यों है? सिलिकॉन कार्बाइड, जिसे SiC कहते हैं, ये सिलिकॉन और कार्बन से बना एक बेहद मजबूत सेमीकंडक्टर मटेरियल है। इसकी खासियत ये है कि ये बहुत ज्यादा तापमान और हाई वोल्टेज झेल सकता है। पारंपरिक सिलिकॉन चिप्स के मुकाबले ये ज्यादा एफिशिएंट भी है, मतलब ऊर्जा की बचत ज्यादा करता है। अच्छा, ज्यादा एफिशिएंट? जी, इसे वाइड बैंड गैप सेमीकंडक्टर कहते हैं। इसका इस्तेमाल आजकल तेजी से बढ़ रहा है, खासकर इलेक्ट्रिक वाहनों यानी EVs के चार्जर्स और उनके पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में। EVs में, हाँ, सोलर इन्वर्टर्स में, 5G कम्युनिकेशन के उपकरणों में और रक्षा व एरोस्पेस जैसे हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशंस में भी। भारत में इसकी एंड टू एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगना, मतलब शुरुआत से आखिर तक यहीं बनना, ये आत्मनिर्भर भारत और हमारे सेमीकंडक्टर मिशन के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि अभी हम इसके लिए काफी हद तक आयात पर निर्भर हैं। तो ये भविष्य की टेक्नोलॉजी के लिए एक तरह का बिल्डिंग ब्लॉक है, कह सकते हैं। अब थोड़ा इतिहास की ओर मुड़ते हैं। छत्तीसगढ़ में शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक और जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है। शहीद वीर नारायण सिंह कौन थे और उनका क्या योगदान था, जिसके लिए उन्हें याद किया जा रहा है? शहीद वीर नारायण सिंह छत्तीसगढ़ के सोनाखंड के इलाके के एक प्रमुख आदिवासी जमींदार और महान स्वतंत्रता सेनानी थे। वे बिंजवाड़ जनजाति से ताल्लुक रखते थे। 1857 की जो क्रांति हुई थी, उस दौरान उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का झंडा बुलंद किया था। उन्हें छत्तीसगढ़ का पहला शहीद भी माना जाता है। पहला शहीद? जी। उनकी एक और खास बात यह भी है कि 1856 में जब अकाल पड़ा था, तो उन्होंने अंग्रेजों के आदेशों की परवाह न करते हुए व्यापारियों के अनाज गोदामों को खुलवाकर सारा अनाज गरीबों में बंटवा दिया था। अरे वाह! हाँ, उन्हें दिसंबर 1857 में रायपुर में फांसी दे दी गई थी। उनका यह स्मारक और संग्रहालय न केवल उनकी वीरता और बलिदान को याद दिलाता है, बल्कि आदिवासी समुदायों का स्वतंत्रता संग्राम में जो योगदान रहा है और उनके प्रतिरोध के इतिहास को भी सामने लाता है। ये वर्तमान में आदिवासी पहचान और उनके अधिकारों के संदर्भ में भी मुझे लगता है काफी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, ये सिर्फ इतिहास को याद करना नहीं है, बल्कि उन मूल्यों को भी सामने लाना है जिनके लिए उन्होंने संघर्ष किया। न्याय, जनसेवा और शोषण के खिलाफ आवाज उठाना। आउटरो। तो आज हमने कई अलग अलग पड़ावों को छुआ। चीन की नई परमाणु तकनीक से लेकर भारत की अंतरिक्ष उड़ान तक, धरती का नक्शा बनाने वाली तकनीक से लेकर भीड़ प्रबंधन की चुनौतियों तक, और कानूनी दांवपेंच से लेकर सेमीकंडक्टर निर्माण और इतिहास के नायकों तक काफी कुछ कवर किया। हाँ, इन सबको अगर एक साथ देखें तो एक दिलचस्प तस्वीर उभरती है कि कैसे टेक्नोलॉजी, चाहे वो ऊर्जा की हो, अंतरिक्ष की हो, या फिर ये भूस्थानिक डेटा वाली हो, या हमारी राष्ट्रीय क्षमताओं को, हमारी सुरक्षा को और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को लगातार आकार दे रही है। और साथ ही ये भी दिखता है कि हमारे कानूनी ढांचे और हमारी ऐतिहासिक चेतना कैसे इस तकनीकी प्रगति के साथ कदम से कदम मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, या कई बार उनमें टकराव भी होता है। बिल्कुल सही कहा।
और शायद सोचने वाली बात यह है कि जब हम सिलिकॉन कार्बाइड जैसी भविष्य की तकनीक पर इतना ध्यान दे रहे हैं, जो जरूरी भी है, तो साथ ही साथ शहीद वीर नारायण सिंह जैसे नायकों को याद करना हमें क्या सिखाता है? क्या ये अतीत के संघर्षों और भविष्य की आकांक्षाओं के बीच एक संतुलन बनाने की जरूरत की ओर इशारा करता है कि विकास के साथ साथ हमें अपने मूल्य भी याद रखने हैं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, विचारणीय प्रश्न है। और इसी प्रश्न के साथ शायद आज की इस गहन चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। बिल्कुल, जल्दी फिर मिलेंगे कुछ नए स्रोतों और नई जानकारियों के साथ। नमस्कार।